हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि मार्च का महीना फाइनली 14 साल के वनवास के बाद खत्म हो चुका है और मार्च महीने के इम्पोर्टेंट 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन से जो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे कहने के लिए तो लगभग 300 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से मैंने केवल 200 के आसपास ऐड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हमने देखा था कि भारत के किस पड़ोसी देश के बीच सीमा झड़प से युद्ध जैसे हालात बन गए और दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों पर हवाई हमले किए। तो ये घटना हम देख रहे थे भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यदि आप मैप के थ्रू देखेंगे ना, तो भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है, और पाकिस्तान के बगल में आप अफगानिस्तान की लोकेशन देख रहे हैं। दोनों के बीच में डूरंड लाइन है। इन्हीं दोनों देशों के बीच में ये जो सीमा झड़प है ये देखने को मिली है। लास्ट फरवरी की ये न्यूज थी। तालिबान ने ये दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने गजब लिल हक नामक ऑपरेशन शुरू किया। इस क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल करके आ जाता है कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? गजब लिल हक। या ये पूछा जा सकता है कि गजब लिल हक ऑपरेशन किस देश ने चलाया? तो आंसर इसका पाकिस्तान हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में आइए। कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो चैनल है जिसमें 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिनों में ये पीडीएफ मैं आप लोगों को वहीं पर शेयर कर दूंगी। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जारी करी है। इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका प्रहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर प्रहार की फुल फॉर्म बनती है प्रिवेंशन रिस्पॉन्स ऑफ, माफ कीजिएगा, प्रिवेंशन रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, अटेन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन, अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, रिकवरी एंड रेसिलेंस इसके फुल फॉर्म है। वैसे यहां पर देखिए, आतंकवाद विरोधी नीति है कि आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ पॉलिसीज यानी कि नीति जारी की है। इसमें कुछ बातों का उल्लेख किया गया है, नाम इसका प्रहार रखा गया है। जारी की किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो कि संभाल रहे हैं अमित शाह। सवाल तीसरा है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा की जगह किस प्रतिमा को लगाया गया है? आंसर इसका हो जाएगा सी राजगोपालचारी की प्रतिमा, और इसका उद्घाटन किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन में जो ब्रिटिश वास्तुकार रहे हैं एडविन लुटियंस, इन्हीं की जगह देश के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। ये थे कौन? तो इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। 1878 को मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन का स्थान लिया और 1950 में कार्यालय समाप्त होने तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सर्विस दी है। महात्मा गांधी के करीबी थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ ही गांधी जी के जेल जाने के दौरान यंग इंडिया का संपादन किया और बाद में 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जब बंगाल 2 प्रांतों में बटा गया था। राजनीति की तरह उन्होंने रामायण और महाभारत का अंग्रेजी और तमिल में अनुवाद किया है। कुछ की पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइए। 1954 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ऑपरेशन गजब लिल हक नामक एक बड़ा सैन्य हमला शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसके बारे में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करी और एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 133 तालिबानी को मार गिराया है और कई अफगान चौकियों पर भी कब्जा किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन का खिताब जीता? तो विजेता इसमें रही है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना इसमें विजेता रही है। भारतीय सेना ने कुल मिलाकर के 23 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 6 गोल्ड है, माफ कीजिएगा 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है। भारतीय सेना ने 2024 और 25 में भी टीम चैंपियनशिप जीती थी।
इससे रिलेट करते हुए कुछ फैक्ट्स मैंने ऐड करे हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स और खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। इसी से रिलेट करते हुए कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। अभी तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5 एडिशन हो चुके हैं। 5वां एडिशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजित किया गया था राजस्थान में। टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था और इसका जो मैस्कॉट था ये क्या था? खम्मा घनी। खम्मा घनी जो कि ऊंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैमल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक हो चुके हैं 7 एडिशन। 7वां एडिशन इंपॉर्टेंट है। बिहार ने होस्ट किया, शुभंकर गज सिंह। टॉप पर महाराष्ट्र, बिहार 15वें स्थान पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी तक 2 बार आयोजित किए गए, दोनों बार दिल्ली में हुए, दोनों बार टॉप पर हरियाणा, दोनों को शुभंकर उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम्स भी 2 बार हुए हैं, 2025 में और 26 में। दोनों का आयोजन दीव में किया गया। पहले एडिशन में टॉप पर मणिपुर, दूसरे एडिशन में टॉप पर कर्नाटका, लेकिन दोनों बार का शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया, टॉप पर महाराष्ट्र, शुभंकर इसका हिमालयन किंगफिशर रहा। टॉप पर मध्य प्रदेश था खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि महाराष्ट्र जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पर था। अब देखिए मार्च का महीना समाप्त हो चुका है, पूरे 3 महीने खत्म हो चुके हैं। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए 1 से 2 साल के करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे में बीते 3 महीने का यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीने का करंट अफेयर कंपाइल करके मैं आपको ई बुक फॉर्मेट में इस हफ्ते के अंत तक प्रोवाइड करा ही दूंगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो 2025 के करंट अफेयर को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ये आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। जब मैंने लॉन्च किया था तब 299 प्राइस था, स्टूडेंट की डिमांड पर ये घटा करके 249 किया और अब अंतिम बार इसका प्राइस ड्रॉप किया जा रहा है मात्र 199 रुपीज में। आप लोगों को जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का डेटा ये मंथ वाइज मिल जाता है और टॉपिक वाइज मिल जाता है, जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे मेरे। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर में सभी टॉपिक कवर करा दिए गए हैं, जिसमें आपके सभी एग्जाम को कवर किया गया है। तो ये लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए है। इसे आप परचेज कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। इसमें आप लोगों को 3 महीने की ई बुक भी फ्री में दे दी गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, जोस मारिया बाल्काज़र ये किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। पेरू की संसद ने भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग झेल रहे जो राष्ट्रपति हैं जोस जेरी, इन्हें पद से हटाए जाने के बाद जोस मारिया बाल्काज़र को देश का अंतरिम राष्ट्रपति चुना है। पेरू जो कि पिछले कुछ वर्षों से गंभीर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, जहां पिछले 10 वर्षों में 8 राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ ये साउथ अमेरिका का पार्ट है और आप देख पा रहे हैं ये पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, प्रशांत महासागर से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और गहरा भी है, जिसका सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच। पेरू की कैपिटल लीमा, करेंसी हो जाएगी पेरुआई सोल। ये इक्वाडोर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कोलंबिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ब्राजील, बोलीविया और चिली से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के जो पहले राजनेता बने हैं, ये बने हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले राजनेता हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति ये दर्शाता है। अब विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले जो व्यक्ति हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद यदि आप देखें तो लियोनल मेसी, फिर सेलेना गोमेज हैं। सबसे अधिक फॉलोवर ये स्वयं इंस्टाग्राम के हैं, 700 मिलियन। राजस्थान में प्रसिद्ध जो माउंट आबू है इसका नाम रिसेंटली बदला गया है और इसका नाम बदल करके किया गया है अबूराज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, इन्होंने राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के लिए 3 प्रमुख शहरों के नाम बदले हैं। तो माउंट आबू का नाम अबूराज होगा, कामा का नाम कामवन और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के पर्पज से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान के अजमेर शहर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
देखिए, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रीय एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत करी है। और ये कैंपेन देश भर की लगभग 1.15 करोड़ किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोग से बचाने के पर्पज से शुरू किया गया है। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में। तो पूछा यह जा सकता है कि कुनो नेशनल पार्क है कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? श्योपुर जिले में है। तो ये जो 9 चीते हैं लाए कहां से गए हैं? बोत्सवाना। ये अफ्रीकी कंट्री है, इसमें 6 मादा है, 3 नर हैं। इससे पहले वर्ष 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को पहली बार भारत लाया गया था। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो कि देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए यानी कि राइनो के लिए फेमस है, ये असम में हो जाएगा। और कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पार्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगा करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में। मतलब 1 आवर 60 मिनट से भी कम समय में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस काम में 20,000 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस प्लांटेशन प्रोग्राम में बांस, कचनार, महुआ, हरसिंगार, अमरूद, पपीता, अनार, अश्वगंधा, शतावरी, एलोवेरा जैसे पौधे लगाए गए हैं। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की, तो लखनऊ ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जो कि देश की पहली एआई सिटी है, बनने जा रही है। साथ ही सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इसे शामिल किया गया था। देश का पहला लेदर पार्क ये कानपुर में बनेगा। कानपुर, यहां से आप लेदर पार्क रिलेट कर सकते हैं। बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला एलपीजी सब्सिडी प्रोवाइड कराने के पर्पज से केंद्र सरकार की योजना थी। उज्ज्वला की शुरुआत 2016 से की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। लेकिन उज्ज्वला 2.0 इसका जो एडिशन आया 2021 में, ये शुरू किया गया महोबा से। आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार की जो लखपति बिटिया योजना है, इसमें बेटियों के नाम कुल कितनी राशि जमा किए जाने का प्रावधान है? तो ये राशि हो जाएगी 56,000 की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अलग अलग फेसों में यानी कि चरणों में बेटियों के नाम ये जमा किए जाएंगे। और 21 वर्ष तक की आयु तक, जब बेटी 21 साल की हो जाती है, तब तक ब्याज सहित ये राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। और ये पूरा प्रोसेस जो है डिजिटल होगा। साथ ही पैसा सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और इस योजना को लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। माफ कीजिएगा, नंबरिंग मिस्टेक है, यहाँ 115 नहीं, क्वेश्चन 15 होगा। भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम का इंपोर्ट करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता भारत कर रहा है कनाडा के साथ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अभी लास्ट फैब में कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इनका पहला ऑफिशियली भारत दौरा रहा है, जहां कुछ समझौते हुए हैं। भारत और कनाडा ने मार्च 2026 में भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए $1.9 अरब का 10 वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है, जो कि भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगी। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। और कनाडा की कंपनी जिसका नाम है कैमको, ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही समझौते के तहत कनाडाई कंपनी कैमको ये भारत को वर्ष 2027 से 35 तक लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर में करने जा रही है। कनाडा की कैपिटल हो जाएगी ओटावा, करेंसी हो जाएगी डॉलर। ईरान के जो तत्कालीन सुप्रीम लीडर, इनका नाम क्या है, जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका ने मिसाइल अटैक से करी? तो इनका नाम रहा है सैयद अली खामनेई। ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर का ही पार्ट बनता है। खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 30 मिसाइलों से हमला किया गया, जहां उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। और खामनेई के मारे जाने पर ईरान ने 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी भी घोषित करी है। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम पूछा जा रहा है, जिस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रचंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो निर्मित है प्रचंड, इसमें उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 25 मिनट तक इस पर हवाई सर्वे किया है। और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, माफ कीजिएगा, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ये है जिसका नाम प्रचंड है। ये भारत का पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने तैयार किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटक में आप पढ़ते हैं। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य पूछा जा रहा है तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रोलिंग बजट है क्या? देखिए, एक ऐसी फाइनेंशियल व्यवस्था जिसमें बजट को हर वर्ष या निर्धारित अवधि के बाद अपडेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आगामी वर्षों के अनुमान भी इसमें लगातार अपडेट होते रहते हैं, यानी कि संशोधित होते रहते हैं, जिससे सरकार जो है ये बदलती आर्थिक परिस्थिति के अनुसार बेहतर डिसीजन ले सकती है। हाल ही में चर्चित जो अमोंडोवा जनजाति है मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? ब्राजील में। अभी चर्चे में क्यों आई है? क्योंकि ये जो जनजाति है अमोंडोवा, ये घड़ियों, कैलेंडर या संख्यात्मक अनुमान के बिना जीवन व्यतीत करती है। इनके पास घड़ी नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, बस प्राकृतिक चक्रों और पहचान में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जीवन को व्यवस्थित कर रही है। प्राकृतिक चक्र जैसे सूरज एक तरफ से उगा दूसरी तरफ से ढल गया, तो उसके उगने से लेके ढलने तक ये समय का अनुमान कर लेती कि अभी भाई कितना समय हुआ होगा टाइप से। भारत के 93rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा मुंबई के आरव डेंगला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसी मार्च महीने में हम देखेंगे देश के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर किस राज्य में चिप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया ने 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? आंसर इसका गुजरात हो जाता है। तो गुजरात के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया ने 1600 करोड़ रुपए का निवेश दिया है। परियोजनाओं में अनुसंधान और विकास केंद्र, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड संयंत्र हो गया, सानंद में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईसी पैकेजिंग, ये सभी कुछ शामिल है, जिसका उद्देश्य है भारत की चिप मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि यूरोपीय संघ में मां से बच्चे तक HIV और सिफिलिस के संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश बना है? आंसर इसका डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का पहला देश है। यूरोपीय यूनियन में कुल मिलाकर के 27 देश हैं। इन 27 में से ऐसा पहला देश डेनमार्क बना है जिसने की मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और इसे मान्यता दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यूबा जो है 2015 में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश था, लेकिन ध्यान दीजिए यूरोपीय यूनियन का पहला देश पूछा जा रहा है तो डेनमार्क है। ये वही डेनमार्क है जो कि करप्शन इंडेक्स 2025 में टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 91 है। कौन सा देश है जो कि यूके, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बना? देखिए, जो दाह संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार जिसे आप कह सकते हैं, इसमें पानी का भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। पानी के माध्यम से अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला देश ये स्कॉटलैंड बन गया है। यदि आप मैप में देखें, यूके में कुल मिलाकर के 4 स्टेट है। स्कॉटलैंड है, नदर्न आयरलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है। यहाँ पर स्कॉटलैंड का हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्कॉटलैंड यूके का ऐसा पहला देश जिसने की पानी के माध्यम से अंतरिम संस्कार को मंजूरी दी। इसे क्षारीय जल अपघटन या वाटर क्रिमेशन कहा जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प, पारंपरिक दफनाने या दाह संस्कार का एक आधुनिक विकल्प प्रदान करता है, जिसे 1902 के बाद से सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। इको फ्रेंडली आप इसे कह सकते हैं। इसमें दाह संस्कार की तुलना में जो पारंपरिक दाह संस्कार होता है इसकी तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। तो विकल्प ये है स्कॉटलैंड के परिवारों के लिए कि अंतिम संस्कार के लिए पारंपरिक दफनाने और दाह संस्कार के अलावा ये तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया की जो एलिसा हेली हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। या पूछा जाए क्रिकेटर एलिसा हेली किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इन्होंने अपने 15 साल के करियर में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है और 2023 की टीम में भी ये कप्तानी कर रही थी।
निम्नलिखित में से कौन है जो कि श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है? वन लाइनर में नाम याद रखिए, सबा शॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नियुक्ति इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला है। किस राज्य में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया? ये रिसेंटली आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी त्वरित प्रक्रिया, वाहनों और 4 बचाव केंद्र के माध्यम से वन्य जीवों की रक्षा करना और मनुष्य और मवेशियों को सुरक्षित करना है। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। कहने का मतलब यह है कि कई बार सड़कों पर जाते हुए जानवरों का एक झुंड ये हमें फेस करना पड़ता है और ये कई जगह देखा गया है ना, जिसके माध्यम से पशुओं का और इंसानों का संघर्ष हो जाता है, यानी कि टकराव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सड़कों से जा रहे हैं, हाथियों का झुंड यदि आपको दिख गया तो हाथी क्या है, दौड़ाते हैं। यदि आपकी कार देख लिए या बाइक देख लिए और उनके सामने आप चल रहे हैं तो दौड़ाते हैं। और ऐसे में कई घटना इसमें देखने को मिली है कि इंसानों को अपनी हिफाजत करते करते इनकी डेथ तक हो जाती है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है फसलों की हानि, यानी कि जो जानवर है ये खेतों में ना घुसे, पशुधन की हानि और जंगली जानवरों के गांव में घुसने की समस्या को कम करना। आगे चलते हैं। किस राज्य में भूमिहीन परिवारों के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई? असम गवर्नमेंट की ये पहल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो असम के मूल निवासी हैं और आदिवासी समुदाय को भूमि का अधिकार प्रदान करना और भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाना है। किस देश की क्लीन कुकिंग परियोजना को यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी मिल चुकी है? तो ये म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, अमेरिका ने म्यांमार की स्वच्छ खाना पकाने की जो परियोजना है, इसे पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 6.4 है, इसके तहत कार्बन क्रेडिट की मंजूरी दी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से स्किल्ड चूल्हों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो कि घरेलू वायु प्रदूषण को कम करती है तथा वनों की कटाई को भी रोकती है। और पेरिस समझौता जो 2015 था, इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री, कोदो लिखा है, ये होगा 2 डिग्री, इसे 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, मतलब 1.5 डिग्री तक इसे लाने का प्लान रहा है। इस परियोजना के लाभ होंगे एयर पोल्यूशन में कमी, वनों की कटाई को रोकना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, और ये निर्णय जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को मजबूती प्रदान करती है। पूछा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर ने किसे हरा करके पहली बार ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी 2025-26 अपने नाम करी है? तो जम्मू कश्मीर ने हराया है कर्नाटका को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फाइनल मैच जो खेला गया DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में खेला गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब अली रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और ये जीत जम्मू कश्मीर के लिए खेल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सांदड़ में भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये परियोजना माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें कुल लागत 2516 करोड़ रुपए की आई है। अब देखिए, यहाँ पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, ड्रैम और नंद। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाली 2 मुख्य प्रकार की मेमोरी चिप्स हैं, जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि जो ड्रैम है, डी फॉर डायनेमिक, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ये तेज अस्थायी डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होती है, जबकि जो नंद है, NAND, ये फ्लैश फाइलों के स्थायी भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है, और ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और डिजिटल भारत अभियानों को मजबूती देगी। दुनिया का सबसे बड़ा जो दूरसंचार सम्मेलन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियां और नीति निर्माता एक साथ आए हैं। और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि केंद्रीय संचार मंत्री हैं। और इसके अलावा ही इसकी थीम आप रिलेट कर सकते हैं, द IQ एरा इसकी थीम रही है। दिल्ली भारत में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया, जो कि इस बार इसका 11वां एडिशन है। बैंकॉक थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट रही है 2025 की।
दावोस स्विट्जरलैंड में इस साल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक रायसीना संवाद का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? यही क्वेश्चन हम देख रहे थे। 11वां एडिशन रायसीना डायलॉग का मार्च के महीने में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। रायसीना संवाद ये भू राजनीति, वैश्विक भू राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का एक प्रमुख मंच है, जिसकी थीम है संस्कार, अभिकथन, समायोजन और उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है? पहली महिला क्रिकेट टीम। ध्यान दीजिए, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड विश्व भर में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है और इसके लिए नॉमिनेट होने वाली पहली महिला टीम बन गई है भारत की महिला क्रिकेट टीम, क्योंकि रिसेंटली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप अपने नाम किया था नवंबर के महीने में। तो वर्ष 2000 में स्थापित ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये हर साल अलग अलग कैटेगरी में खेल जगत की बेहतरीन उपलब्धियों को सम्मानित करता है। इस बार इसका 26वां एडिशन है। किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत करी है? तो अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया है। ये लास्ट फेब में चलाया गया ऑपरेशन था। इस अभियान के पहले ही दिन ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़े हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई, इनके आवास पर ही ये मार गिराए गए। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके रखा गया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति इस बार के रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि रहे हैं। ये वही फिनलैंड है जो कि लगातार 9वें वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देश है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसकी सुनेत्रा पवार अध्यक्ष चुन ली गई हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं, स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी हैं। अजीत पवार जिनका जनवरी के महीने में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था। नितिन नबीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष रिसेंटली बनाए गए थे। राष्ट्रपति ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति करी है? सैयद अता हसनैन ये रिसेंटली बिहार के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 मार्च 2026 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां करी हैं। तो नीतीश कुमार देखिए अब बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली की राह पर निकले हैं। ये राज्यसभा में चले गए हैं। अब हम जल्दी देखेंगे कि बिहार के कोई नए मुख्यमंत्री, कोई नया फेस आपको देखने को मिलेगा। किस राज्य में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला फेस्टिवल शुरू किया गया? तो ये केरला में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। यदि केवल पोंगल लिखा होता तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अटुकल पोंगाला फेस्टिवल ये आप रिलेट करेंगे केरला से। ये उत्सव महिलाओं की आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ों में से एक है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस अवसर पर लाखों महिला एक साथ इकट्ठा होती मिट्टी के बर्तन में देवी को पोंगाला यानी कि खीर का प्रसाद चढ़ाती हैं। यहाँ पर स्पष्ट भी है कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है और अटुकल पोंगाला कहाँ मनाया जाता है। किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट कार्बी ओंगलोंग अदरक का पहली बार एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर किया गया है? तो देखिए ये प्रोडक्ट है असम का। इसका पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि ये लंदन भेजा गया है, यूके के बाजार में भेजा गया है। और ऐसा पहली बार है जब ये असम का विशिष्ट उत्पाद ब्रिटेन के बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। असम के अन्य प्रमुख जीआई टैग उत्पादों में असमिया गमोचा, बिहू ढोल, जापी, मुगा शिल्क जैसे उत्पाद शामिल हैं। भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी रिसेंटली घोषित किया गया है। ये मान्यता राज्य में अदरक के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए दिया गया है। किस राज्य में स्थित जो देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भारतीय बाइसन उत्सव 2026 की मेजबानी करेगा? देखिए डिब्रूगढ़ नहीं लिखा हुआ है, डिब्रूगढ़ होता तो ये आपका होता असम में। देब्रीगढ़ लिखा है, ये आप रिलेट करेंगे ओडिशा से, जहां भारतीय बाइसन उत्सव इसका आयोजन किया जाएगा मार्च के महीने में और ये हो भी चुका है। इसका दूसरा एडिशन है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है भारतीय बाइसन, जिसे गौर के नाम से भी जाना जाता है, इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। और भारतीय बाइसन दुनिया में मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में कमजोर यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है
मुख्य रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में ये पाए जाते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो तरनजीत सिंह संधू है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? अब लद्दाख के उपराज्यपाल जो अभी तक आप कविंदर गुप्ता पढ़ते थे, ये विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कविंदर गुप्ता 1 साल से भी कम समय तक उपराज्यपाल के रूप में कार्य किए और इसके बाद ये इस्तीफा दे दिए। कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और आर के माथुर 2019 में लद्दाख के पुनर्गठन के बाद यहाँ के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अभी हाल ही में जो RN रवि है, ये पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं। इन्होंने CV आनंद बोस को रिप्लेस किया है और RN रवि इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। केरला कैडर के 1976 बैच के IPS ऑफिसर हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आप ये जरूर याद रखें, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। रॉबर्ट जेटन किस देश के पहले समलैंगिक यानी कि गे प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड के ये पहले गे प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है। यहां मैंने मैप ऐड नहीं किया है, लेकिन ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करेगा, नॉर्थ सी वाले एरिया से ये बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पर आप रॉटरडम बंदरगाह की लोकेशन देख सकते हैं। सवाल है, पहला भारतीय राज्य जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना की घोषणा करी है, तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च 2026 को जो राज्य बजट पेश किया, इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा करी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ये कहना है कि इस कदम का पर्पस जो है, ये बच्चों पर मोबाइल और अत्यधिक जो स्क्रीन टाइम, जो अधिक ये मोबाइल चलाते हैं, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसे कम करने के लिए किया गया है। और कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ जो मृत्यु का कानून है, ये भी कर्नाटक लाया था और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य था। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का जो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 है, इसके अनुसार मोटापे और ओवरवेट बच्चों की जो संख्या है, इस मामले में भारत किस स्थान पर है? हालिया जारी इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर आ जाता है, चाइना के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो 4 मार्च को मनाया गया, इस मौके पर वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिलीज किया गया, जिसमें भारत में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। मोटापे और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर इसमें चाइना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4.1 करोड़ बच्चों का जो BMI है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ये ऊंचा पाया गया है। इसमें से लगभग 1.4 करोड़ बच्चे ये मोटापे से ग्रस्त हैं। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये निकालते कैसे हैं? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जितना आपका वजन है किलोग्राम में और जितनी आपकी हाइट है ये मीटर में, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपका वजन है 70 किलोग्राम, तो 70 किलोग्राम वजन हो गया और हाइट यदि मीटर में हम देखें तो 1.75 है। अब इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 2 बार 1.75 और 1.75 ये मीटर में है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन निकल करके आता है 22.85 निकल करके आता है, यानी कि आपका जो BMI है ये 22.85 है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यदि BMI जो है आपका बॉडी मास इंडेक्स यदि 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट है, यानी कि आपका वजन जो है ये कम वजन है, इसमें थोड़ा आपको वेट गेन करने की जरूरत है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 है तो आप हेल्दी वेट के कहलाएंगे, यानी कि आप स्वस्थ हैं। फिर यदि आपका BMI 25 से 29.9 है तो आप कहलाते ओवरवेट, यानी आपका वजन ज्यादा है, ये कम करने की नीड है।
अंडरवेट क्या कहलाया? यदि 18.5 से कम है, लेकिन यदि ये 30 पॉइंट या फिर इससे अधिक चला जाता है तब इसे कहते हैं हम ओबेसिटी, यानी इसे ही कहा जाता है मोटापा। तो अब आप अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका बीएमआई कितना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जनगणना 2027 जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल फॉर्मेट में पूछा जा रहा है इसके शुभंकर का नाम, तो ये हो जाएगा प्रगति और विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो दो शुभंकर में प्रगति जो कि महिला और विकास जो कि पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये जो पूरा डिजिटल प्रोसेस होने वाला है जनगणना का, इसके दौरान उपयोग किए जाने वाले 4 डिजिटल उपकरणों को भी सॉफ्ट लॉन्च किया है। ये देश की ऐसी पहली जनगणना होगी जो डिजिटल फॉर्मेट में होगी, जिसमें स्वगणना और जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश जिसे WHO ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा चिली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो WHO और पैन अमेरिकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चिली में 30 वर्षों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी स्थानीय मामला दर्ज नहीं किया गया। अंतिम मामला यहाँ 1993 में दर्ज किया गया था। चिली अमेरिकी महाद्वीप का ऐसा पहला देश और विश्व भर में दुनिया का ऐसा दूसरा देश बना जिसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया गया है। इससे पहले जॉर्डन वर्ष 2024 में ये दर्जा पा चुका है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा? तो इसका नाम विक्रम-1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये 300 किलोग्राम तक का उपग्रह को निचली पृथ्वी कक्षा जो लियो है, लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम अम्बलाल साराभाई के नाम पर रखा गया है। इससे पहले कंपनी नवंबर 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल लॉन्च कर चुकी है। सुदर्शन क्या है? S-400 का बदला हुआ नाम जिसे लेकर के भारत ने रशिया के साथ डील कर रखी है। और सूर्यांशु ये है देश की पहली सोलर बोट जो कि केरला से लॉन्च की गई थी। आइरिस ये देश की पहली AI टीचर का नाम है जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लॉन्च की गई थी। हाल ही में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो 10वां एडिशन था, किस टीम ने ये जीता है? तो ये भारत ने ही जीता है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा करके खिताब जीता। भारत की लगातार दूसरी जीत है क्योंकि वर्ष 2024 में जब भारत जीता था तब उस समय जो कप्तान थे ये थे रोहित शर्मा, और इस बार 2026 वाला जो एडिशन था, ध्यान दीजिए, होस्ट किया था श्रीलंका और भारत ने। इसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी भारतीय क्रिकेटर अपनी खुद की बारबी डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है? आंसर इसका हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च से पहले की गई। इसका उद्देश्य है खेल, विज्ञान, कला और नेतृत्व के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित करना। तिरुवनंतपुरम में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत नहरों की सफाई के लिए शुरू किया गया जो AI संचालित रोबोटिक सिस्टम है, इसका नाम है जी स्पाइडर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने नहरों की सफाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI से लैस रोबोट जिसका नाम जी स्पाइडर है ये पेश किया है। ये पहल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है हाथ की सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना। ये जो रोबोट है इसे केरला के थम्पानुर रेलवे स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। जी स्पाइडर को जेन रोबोटिक इनोवेशन ने डेवलप किया है जो रोबोटिक सफाई उपकरण बैंडिकूट के निर्माता है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके तहत असम में भारतीय नागरिकता पाने वाली जो पहली व्यक्ति बनी है इनका नाम हो जाएगा दीपाली दास। अब समझते हैं हम दीपाली दास जिन्हें असम में CAA के तहत भारतीय नागरिकता मिली है। ये असम के कछार जिले की रहने वाली हैं। कई वर्षों तक कानूनी अनिश्चितता के बाद उन्हें 6 मार्च को नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। दीपाली दास जो कि फरवरी 1988 में अपने पति के साथ बांग्लादेश से भारत आ गई थी और 2019 में उन्हें विदेशी घोषित कर
विदेशी घोषित करके सिलचर हिरासत केंद्र में रखा गया था। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के 10वें एडिशन में प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए? देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह, यानी कि फाइनल में जो मैच खेला गया इसमें भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी, ये हो जाएंगे संजू सैमसन। अभी आईपीएल में तो ये फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। संजू सैमसन ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि जो है ये बढ़ा दी है और ये बढ़ा करके आने वाले 2 साल यानी कि 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका पर्पस है प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। किस विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो आंसर इसका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री जो है लाल दोहुमा, जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मिजो भाषा विकास बोर्ड के प्रयासों की सराहना की है, जिसने कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की पहल की है। यदि देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें कि असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ये शामिल है। किस भारतीय एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में अवार्ड प्रस्तुत करने के लिए यानी कि प्रेजेंटर का जिम्मा मिला? तो ये प्रियंका चोपड़ा हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे हम देखेंगे 98 नंबर ऑस्कर अवार्ड में किस किस कैटेगरी में किन्हें अवार्ड मिला है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास लामीतिया का आयोजन मार्च 2026 में हुआ? तो ये भारत और सेशल्स के बीच होने वाली एक सैन्य अभ्यास है। 9 से 20 मार्च तक सेशल्स में ही आयोजित की गई थी, जिसमें कि तीनों ही सेना यानी कि जल थल वायु सेना ने पार्टिसिपेट किया। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और सेशल्स के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंधों को दर्शाता है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच ये कैंपेन किस मंत्रालय ने चलाया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने पंचायत स्तर की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। इसका उद्देश्य उस प्रथा को रोकना जिसमें ग्राम पंचायतों में जो चुनी गई महिला सरपंच होती है ना, इनकी जगह पर इनके पति या पुरुष रिश्तेदार वास्तविक सत्ता चलाते हैं। कहने के लिए तो महिला सरपंच जो है ये यहाँ की सरपंच है, लेकिन इसकी कमान जो है इनके पति या पुरुष रिश्तेदार के हाथ में होती है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा, इसकी मेजबानी करने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा ये होस्ट कर रहे हैं 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप। जो होस्ट नहीं कर रहे हैं, होस्ट ना करने वाली कंट्री में ब्राजील, जो कि 2027 में महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर। इसके लिए 3 शुभंकर है, क्लच, मेपल और जायू। क्लच ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेपल कनाडा को और जायू जैगुआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फीफा इनके फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 फॉर्मेशन ईयर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और ज्ञानी इन्फेंटो एट प्रेजेंट इसके हेड हो जाएंगे। सवाल है, चर्चे में रहा प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी से संबंधित है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 सौर मिशन से जुड़ा हुआ एक कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान तकनीकी समस्या के कारण अस्थायी रूप से संपर्क से बाहर हुआ, इसके कारण ये चर्चे में आया था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये प्रोबा 3 है, विश्व का पहला अत्यधिक सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग उपग्रह मिशन माना जाता है, जिसे दिसंबर 2024 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसका पर्पस है सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, इसका अध्ययन करना। सामान्य परिस्थितियों में सूर्य के तेज रोशनी के कारण इस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखना कठिन हो जाता है। भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ये 1 अप्रैल यानी कि आज से सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभालेंगे। पुष्पेंद्र पाल को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वैसे सेना प्रमुख वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है?
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे की ये पहल है, भारतीय रेलवे की पहल है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये महिला कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया ऐप है। ये प्लेटफॉर्म मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से गोपनीय शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है, यानी कि महिला कर्मचारी जिसके साथ कार्यस्थल पर यदि कोई घटना हुई है तो ये शिकायत कर सकती है, इसकी पहचान इसमें गोपनीय रखी जाएगी। किसी एशियाई देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। यदि पूछा जाता दुनिया का ऐसा पहला देश जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उपयोग बैन करने जा रहा है, तब आंसर ऑस्ट्रेलिया होता। इसका पर्पस है बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हानिकारक कंटेंट से बचाना। ऑस्ट्रेलिया ये कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश था, जबकि स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का पहला देश था। भारत में यदि बात की जाए तो ऐसा ही कदम कर्नाटक उठाने जा रहा है। किस देश ने नया रणनीतिक गठबंधन हेक्सागन ऑफ अलायंस घोषित किया है? तो आंसर इसका इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये जो प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन है, इसमें भारत को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि इजराइल, ग्रीस, साइप्रस इसके अन्य प्रमुख सदस्य देश हैं। इस प्रस्तावित गठबंधन का जो मुख्य फोकस है, ये प्रतिभागी देशों के बीच में रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना, प्रौद्योगिकी, कूटनीति और सुरक्षा समन्वय में रणनीतिक सहयोग पर यह केंद्रित है और इस गठबंधन में भारत को एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है। अगला सवाल है, किस राज्य के तट पर डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी ने P-8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जिसका नाम है ADC 150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया है? आंसर इसका हो जाता है गोवा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ये परीक्षण किया गया है। ये प्रणाली समुद्र में नौसेना के जहाजों को चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण और आपातकालीन सामग्री सहित 150 किलोग्राम तक का भार पहुंचा सकती है। किस देश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए, अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि दितवा साइक्लोन ने श्रीलंका को बुरी तरीके से प्रभावित किया, तो इसके तहत कई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए थे, टूट गए थे, तो इसके लिए एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया गया श्रीलंका में। भारत जो है ऑपरेशन सागर बंधु के तहत इस देश को सहयोग करने जा रहा है। इस अभियान के तहत सेना के जो इंजीनियर हैं, ये श्रीलंका के जाफना, कैंडी और नुवारा एलिया क्षेत्रों में 120 फीट से अधिक लंबे कई बेली ब्रिज बना करके कनेक्टिविटी बहाल कर रहे हैं, जो कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण कट गई थी। किस भारतीय को प्रतिष्ठित एडमोंड बी मार्टिन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो विजेता इसकी कृति कारंत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी और ये पुरस्कार रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा लंदन में प्रदान किया गया है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के सीईओ के रूप में इन्होंने कई संरक्षण परियोजनाओं का भी नेतृत्व किया है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये मार्च महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, यानी कि राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। आप ये भी याद रखें कि भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के सम्मान में मनाया जाता है। हाल ही में गद्दार तेलंगाना फिल्म पुरस्कार 2025 में किस अभिनेता को NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विजेता इसके चिरंजीवी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये पुरस्कार या सम्मान उन्हें तेलुगु और भारतीय सिनेमा में दशकों यानी कि कई डिकेड तक जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए दिया गया। ये पुरस्कार दिग्गज अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के पर्पज से प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी है। लगभग 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से इसमें जोड़ा जाएगा, फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और डिजिटल शिक्षा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। जोस एंटोनियो कोस्टा अभी हाल ही में किस देश के 38वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में चिली, जो साउथ अमेरिकी कंट्री है,
यहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में 11 मार्च को पदभार संभाले हैं। 2026 से 30 इनका कार्यकाल होगा। गैब्रियल बोरिक को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब इनके बैकग्राउंड की यदि बात की जाए तो 60 साल उम्र है, एक पेशे से वकील रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक भी हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आहार 2026 फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया? राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में इसकी शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इसका 40th एडिशन है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। भागीदार देश इसमें इटली है। किस राज्य में ऑपरेशन जेरिको चलाया गया है? तो ये मिजोरम में चलाया गया ऑपरेशन है। अब चलाया क्यों गया है? तो ड्रग तस्करी को रोकने के लिए मिजोरम गवर्नमेंट की ये पहल है। युवाओं को नशे से बचाना इसका पर्पस है और पुलिस और एजेंसियों के संयुक्त अभियान से ड्रग तस्करी और नशे का बचाव किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है? पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख के बाद दूसरा बन गया है चंडीगढ़। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर महिला साक्षरता जो है 99.89% दर्ज की गई है। ओवरऑल यदि हम देखें तो राज्य की साक्षरता यानी कि यूटी की साक्षरता 99.93 बताई गई है। अब आप ये देखिए राज्यों की कैटेगरी में जो पहला पूर्ण केंद्र शासित माफ कीजिएगा पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ये मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा इसमें जो बना है हिमाचल प्रदेश बना है। यूटीज की कैटेगरी में 2 हैं। यूटी में पहला तो हो गया इसमें लद्दाख और दूसरा इसमें हो गया चंडीगढ़। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है? आंसर इसका हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है। इन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल से टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर के इतिहास रचा है। अब यहाँ पर क्वीर का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझाने के लिए मैं आपको LGBTQ ये समझा देती हूँ। देखिए एल का मतलब है यहाँ पर लेस्बियन, एल फॉर लेस्बियन। लेस्बियन किसे कहेंगे? ऐसी महिला जो अन्य महिला की तरफ आकर्षित है, इनकी महिला होने के बावजूद महिलाओं की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हैं, ये लेस्बियन कहलाएंगे। इसके बाद गे, गे मतलब कि जो मेल हैं वो मेल की तरफ आकर्षित हो, पुरुष है जो अन्य पुरुषों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बी का मतलब यहां से बाई सेक्सुअल होता है। अब बाई सेक्सुअल इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऐसे लोग जो पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित हो, यानी कि यदि महिला है तो भी ये महिला पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित होगी, पुरुष है तो महिला के अलावा पुरुष के साथ भी यह आकर्षित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद चौथा इसमें जो टर्म आता है ये है ट्रांसजेंडर का। ट्रांसजेंडर यानी कि वे लोग जो लैंगिक पहचान यानी कि जिनकी जेंडर इक्वालिटी जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। मान लीजिए जन्म के समय कुछ और है और बाद में इनकी जेंडर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फिर क्वीर, क्वीर या इसे आप क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। क्वीर उन लोगों के लिए एक व्यापक शब्द जो कि विषम लिंगी नहीं है, यानी कि हेटेरोसेक्सुअल नहीं है। क्वेश्चनिंग का मतलब है ये अभी भी अपनी यौन पहचान की खोज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चनिंग इसके आगे मैं लिख देती हूँ। बीसीसीआई नमन अवार्ड समारोह 2026 में पॉली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मेल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है शुभमन गिल को और इसमें फीमेल कैटेगरी के लिए विजेता स्मृति मंधाना है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मेल कैटेगरी में जीता राहुल द्रविड़ रोजर बिन्नी ने और महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता मिताली राज ने। बीसीसीआई नमन अवार्ड में सेम यही क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर ने अवार्ड जीता? स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। बीसीसीआई की यदि बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट कराने वाली ये बॉडी है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके हेड की यदि बात की जाए कि बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कौन है, तो ये हो जाएंगे मिथुन मिन्हास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंडियन वेल्स ओपन 2026 के मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाता है।
इंडियन वेल्स एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है, हर साल इंडियन वेल्स में आयोजित किया जाता है। ये है कहाँ पर? अमेरिका में है। इसका आधिकारिक नाम बीएनपी पारिबास ओपन है। ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंटों में से गिना जाता है। इंडियन वेल्स ये देख करके आप यार ये ना सोचे कि इंडिया से संबंधित है, ये अमेरिकी शहर इंडियन वेल्स से आया है जहां ये टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होता है। कार्लोस अल्कराज की यदि बात की जाए तो ये स्पेन से रिलेटेड है, टेनिस प्लेयर है ये भी। इटली से हो जाएंगे जेनिक सिनर। डेनियल मेदवेदेव रशिया से, जबकि नोवाक जोकोविक सर्बिया से। तो जेनिक सिनर ने फाइनल में रशिया के ब्रदर मेदवेदेव को हरा करके ये खिताब जीता है। यही खिताब फीमेल कैटेगरी में यदि पूछा जाए किसने जीता तो ये बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने जीता है। किसे हरा करके? कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हरा करके। कोको गॉफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ईगा स्विटेक ये पोलैंड से संबंधित हो जाएंगी। अगला सवाल है, अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया किस देश का हिस्सा है? तो ये ईरान का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित कई सैन्य ठिकानों को नष्ट किया है। ये हमला 2026 के अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रमुख या मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 324 के बारे में। ये भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाए जाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। फिलहाल इसमें विपक्ष ने आरोप ये लगाया है कि चुनाव आयोग के कामकाज में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण हुआ है, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दौरान मार्च 2026 में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। इस नोटिस पर कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा सांसद शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन फॉर्मेशन ईयर इसका 25 जनवरी 1950 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त फिलहाल तो सुकुमार सेन है, माफ कीजिएगा ज्ञानेश कुमार है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन, तो ये सुकुमार सेन थे। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य टॉप पर है? ओडिशा इसमें पहले स्थान पर रहा है। ये सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करती है। इसमें ओडिशा, गोवा, झारखंड टॉप पर है। उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। न्यूनतम रैंकिंग वाले राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरला। सबसे निचले पायदान पर हिमाचल प्रदेश और मणिपुर को रखा गया है। किस एशियाई देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत की रक्षा तकनीक दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। लगभग $450 मिलियन का ये सौदा है। इसके पहले फिलीपींस भी भारत से मिसाइल खरीद चुका है 2022 में। इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया सहित कई अन्य देश इस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के से सम्मानित किया गया है। आर वेरामथु इस बार के विजेता हो जाएंगे। प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार है वैरामथु। इन्हें 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार तमिल साहित्य और कविता में इनके आजीवन योगदान को मान्यता देता है। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। सबसे पहली बार दिया गया 1965 में जी शंकर करूप को। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका या अमेरिका कह सकते हैं और साउथ कोरिया के बीच होने वाला अभ्यास है। इसका पर्पस है कोरियाई प्रायद्वीपों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना, संयुक्त सैन्य प्रणालियों का अभ्यास कराना और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान करना है। ये एक बड़ा वार्षिक अभ्यास है जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं संयुक्त रूप से आयोजित करती हैं। भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती, जो कि देश के पूर्वोत्तर भारत के राज्य कहां से आते हैं? असम से।
उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने ये उपलब्धि स्वीडन में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में हासिल करी, मात्र 16 वर्ष के हैं। इसके पहले हमने देखा था आरा डेंगेला, ये 93rd नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। पूछा जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये विश्वनाथन आनंद थे। भारत ने अपना पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन विकसित किया, यानी कि जो जल और थल दोनों में रह सकता है। इसका नाम क्या है, तो अवतार इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हवा पानी दोनों में काम कर सकता है। बैंगलोर की जो स्टार्टअप कंपनी अक्वा एरिक्स ऑटोनॉमस सिस्टम ने इसे बनाया है। ये ड्रोन समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान, साथ ही रक्षा कार्यों में उपयोगी साबित हो सकता है। भारत के पहले स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम पूछा जा रहा है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समुद्र प्रताप। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो भारत ने समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नया कदम उठाया है। भारत के नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका उपयोग समुद्र में फैलने वाले तेल और अन्य प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। किस देश ने कानूनी वंशानुगत पीयर्स व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया, तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया है। इसका उद्देश्य संसद को अधिक लोकतांत्रिक बनाना और विधेयक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिल। अभी ऑस्कर अवार्ड दिए गए 2026 के 98th नंबर का ऑस्कर, जिसमें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। इसको डायरेक्ट किया गया है, मतलब कि इसके डायरेक्टर और राइटर पॉल थॉमस एंडरसन है। प्रोड्यूसर एडम सोमनर, सारा मर्फी और पॉल थॉमस एंडरसन है। 98th एडिशन है, जो कि लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया गया। इसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है माइकल बी जॉर्डन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फिल्म सिनर्स के लिए। और ये अवार्ड जीतने वाले छठे अश्वेत एक्टर बन गए हैं। इसी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर के लिए किसे मिला है, जेसी बुकली को, इनकी फिल्म हैमनेट के लिए। और ये अवार्ड पाने वाली पहली आयरिश एक्ट्रेस ये बन गई हैं। 98 नंबर के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है पॉल थॉमस एंडरसन ने वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। आगे यदि हम चलें कि हाल ही में कुसुमपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, तो ये ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। नाम है कुसुमपुर गांव। मतलब कि स्मार्ट गांव आप ऐसे गांव को कहेंगे जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी नवाचार और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से निवासियों का जीवन स्तर बेहतर बनाया जाता है। ये गांव डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे ई गवर्नेंस, स्मार्ट कृषि, टेलीमेडिसिन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनते हैं, जहां शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। हाल ही में यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो अभी हाल ही में जो क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, ये ब्रांड यूनिक्लो के एम्बेसडर रिसेंटली बन गए हैं। स्मृति मंधाना के नाम से बारबी डॉल जस्ट हमने देखी है। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। शेफाली वर्मा जो है ना, ये हरियाणा महिला आयोग की एम्बेसडर रिसेंटली बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया। ये अवार्ड ममता कलिया ने जीता है। इनकी जो किताब है जीते जी इलाहाबाद के लिए। इसमें लेखिका ने इलाहाबाद में बिताए गए अपने शुरुआती दिनों को याद किया है। और यही अवार्ड अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना ने जीता है। नवतेज सरना ने अपनी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए ये खिताब जीता है अंग्रेजी भाषा के लिए, जो कि पूर्व राजनयिक और हिंदी लेखक हैं। 2026 का प्रतिष्ठित संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, मैंने सीक्वेंस से ऐड किया है। देखिए 2026 में यह अवार्ड जयंती कुमारेश ने जीता। 2025 में यही अवार्ड आर के राम कुमार ने जीता था। 2024 में टीएम कृष्णा ने और 2023 का संगीता कलानिधि सम्मान बॉम्बे जयश्री ने जीता था। तो ये कर्नाटक संगीत की जाने मानी हस्ती और सरस्वती वीणा वादक है। ये पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा दिया जाता है। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी के 100वें सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है। भारत सरकार के द्वारा मुफ्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लॉन्च किया गया है साथी ऐप। किस मंत्रालय की पहल है, तो ये शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की प्रमुख पहल है। यहाँ पर देखिए साथी ऐप की फुल फॉर्म बनती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम।
इसे कानपुर स्थित आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। और ये ऐप जी, नीट, सीयूईटी, एसएससी, आईबीपीएस, सीलैट और आरआरबी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी संसाधन उपलब्ध कराता है। इसमें वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है और पिछले साल के जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं, ये सभी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अंग्रेजी, हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में ये अवेलेबल है। सूर्य मिधा, जो भी हाल ही में 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा अरबपति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। किस एआई स्टार्टअप के ये संस्थापक हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा मरकूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो सूर्य मिधा 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक बने हैं। इन्होंने मार्क जकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे। $350 मिलियन की फंडिंग राउंड के बाद इस स्टार्टअप का मूल्यांकन लगभग $10 बिलियन तक पहुंच गया है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? माफ कीजिएगा, एलन मस्क है। अभी ताजा जो रैंकिंग रिलीज की गई है, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में टॉप पर है। $792 अरब की संपत्ति के साथ स्पेस एक्स के मालिक है। टेस्ला जो ई व्हीकल निर्माता कंपनी, इन्हीं की है। ट्विटर के ये सीईओ हैं। जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं, जो कि अमेज़न के मालिक है। लैरी पेज, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट से रिलेटेड है, $270 अरब के साथ तीसरे स्थान पर हैं। सवाल 106वां है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? साध्वी निरंजन ज्योति की। 18 मार्च 2026 को ये नियुक्ति की गई। 2024 से ये पद खाली था। इनसे पहले ये पदभार हंसराज गंगाराम अहीर संभाल रहे थे। ये आयोग अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर हैं। इकबाल सिंह जो है, ये माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख हैं। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की ये प्रमुख हो जाएंगे। प्रियांक कानूंगो, ये कौन है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके ये अध्यक्ष हो जाएंगे। पर्पल फेस्ट जो 2026 का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राजधानी दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया। इसका पर्पस है दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और इनके सपनों को सम्मान देना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने किस महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज करी है? तो ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में की गई है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन खोजा है। ये खोज क्लेरियन किल्बर्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है। डार्क ऑक्सीजन यानी कि जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ये ऑक्सीजन वहां मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी कि धातु के पिंड द्वारा पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां नंबर का सदस्य देश कौन बना है? तो रोमानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, ये मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली सोलर टेक्नोलॉजी शेयर करने के पर्पज से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था 2015 में। किसकी किसकी पहल थी ये? भारत और फ्रांस की पहल थी। कोप 21 के दौरान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ था, इस दौरान ऐसे देश जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच आने वाले देशों के बीच में सोलर टेक्नोलॉजी शेयर करने के पर्पज से शुरू किया गया था। क्योंकि ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहां सूर्य की किरणें डायरेक्ट पहुंचती है, तापमान यहाँ पर अच्छा खासा होता है। लेकिन बाद में जो संशोधन हुआ, इसके बाद ऐसी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर है या कैप्रिकॉन के बाहर है, ये भी इसमें शामिल होने लगी और रोमानिया इसमें शामिल 118वां सदस्य देश बना। इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69 नंबर का मेंबर कंट्री बना है। इंडोनेशिया की यदि बात की जाए तो ये ब्रिक्स का 10वां नंबर का मेंबर कंट्री बना है। स्वीडन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का
ये 32वां नंबर का मेंबर कंट्री हो जाएगा। सवाल 110वां है, किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल पहली बार यूके और इटली को एक्सपोर्ट किया गया है? तो ये जोहा चावल आप रिलेट करेंगे असम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 25 मीट्रिक टन इस जोहा चावल का निर्यात यूके और इटली को भेजा गया है। ऐसा पहली बार है जब ये जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट अब विदेशों में भी अपनी पहचान बनाएगा। ये चावल अपनी विशिष्ट खुशबू और बारीक दानों के कारण खास तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर में पोटी श्री मालुकू के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा यानी कि स्टेच्यू ऑफ सेक्रीफाइस स्थापित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाता है अमरावती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 58 फुट ऊंची एक कांस्य की प्रतिमा है। चंद्रबाबू नायडू की 125वीं जयंती के अवसर पर यह उद्घाटन किया गया है पोट्टू श्रीमालू मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इस प्रतिमा को नाम दिया गया बलिदान यानी कि स्टेच्यू ऑफ सेक्रीफाइस। वैसे आप रिलेट करेंगे तो बापू टावर पटना में स्थापित किया गया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये कहां पर है? गुजरात के केवड़िया में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भारत इस बार 116वें नंबर पर आया है। ये रिपोर्ट वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी की गई है। इसमें टॉप की 3 कंट्री तीनों ही यूरोप से हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। पड़ोसियों की स्थिति क्या है? चाइना 65, नेपाल 99, पाकिस्तान 104, बांग्लादेश 127, म्यांमार 129, अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे लास्ट है 147। संयुक्त राष्ट्र की किस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया युवाओं की खुशियों को कम कर रहा है? तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 कहती है अत्यधिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वेलबींग में गिरावट, विशेष रूप से टीनेजर्स गर्ल्स पर इस पर ज्यादा असर पड़ा है। यूनाइटेड नेशंस की यदि बात की ही जा रही है तो 24 अक्टूबर 1945 इसका फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये किस अवार्ड की फुल फॉर्म है जिसकी विजेता रही हैं नीता अंबानी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीता अंबानी ये पुरस्कार इन्हें भुवनेश्वर स्थित कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है। ये रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और खेल के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसके लिए यह अवार्ड मिला है। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ निम्नलिखित में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई हैं? तो भारत के पड़ोसी नेपाल की ये पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त कर दी गई है। अब ये ट्रांसजेंडर होता क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। हाल ही में किसे भारत इंटरफेस फॉर मनी पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में जो महेंद्र सिंह धोनी है ये भीम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक विकास योजना जिसे आप भव्य योजना कह सकते हैं, इसके अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 100 औद्योगिक पार्क किस प्रकार के होंगे? तो ये प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे जिसके लिए केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्लग एंड प्ले या इसे ही आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं लगाओ और चलाओ टेक्नोलॉजी। मतलब कि देखिए देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे यानी कि इसमें जमीन पहले से तैयार है, बिजली, पानी, सड़क पहले से मौजूद और जरूरी अनुमति पहले से ही क्लियर कर लिए जाएंगे। अलग अलग सेक्टर के पार्क नहीं होंगे बल्कि क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम होंगे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और सर्विसेज सब कुछ एक जगह होगा। प्रत्येक पार्क का आकार 100 से 1000 एकड़ के बीच होगा और सरकार 1 करोड़ प्रति एकड़ तक फाइनेंशियल हेल्प इसमें देगी। कि सरकार द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2026 जिसमें भारतीय सेना ने नौसेना ने पार्टिसिपेट किया तो ये अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है। रिसेंटली इसका आयोजन गुआम जो पैसिफिक ओशन के पास है यहाँ पर किया गया है। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण है। इसमें इंडियन नेवी के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने पार्टिसिपेट किया है। मार्च 2026 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को। ये है कौन? तो ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। यूके गवर्नमेंट ने यह सम्मान दिया है। ये सम्मान भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया कब जाता है? मार्च महीने की 22 तारीख को। और इस बार की थीम है वाटर एंड जेंडर। 1993 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
पर्पस है स्वच्छ जल की उपलब्धता, जल संकट और जल प्रबंधन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो 2026 का मिला है, ये मिला है कावेह मदानी को। यही अवार्ड 2025 का जीता था गुंटर ब्लोशेल ने। तो ये पुरस्कार इन्हें जटिल जल संकट, जल प्रबंधन और गेम थ्योरी के माध्यम से नीति निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसे जल का नोबेल भी कहा जाता है। 19वीं सदी का प्रम्बावन मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है, जिसे फिर से बनाने के लिए भारत ने इस देश के साथ साझेदारी करी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी तकनीकी विशेषता के साथ इस परियोजना में सहायता देने का वादा किया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। भारत सरकार और इंडोनेशिया ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समझौता किया है। कालिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किला एक एकांत पहाड़ी शिखर पर स्थित है जो विंध्य पर्वतमाला और केन नदी से घिरा हुआ है, जिसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस देश ने मार्च 2026 में ऑफिशियली तौर पर डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ी है? देखिए, अमेरिका के बाद हाल ही में जो अर्जेंटीना है, जो कि आपकी साउथ अमेरिकी कंट्री है, ये डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ चुका है। राष्ट्रपति जेवियर माइली के प्रशासन ने 2025 में घोषणा के एक साल बाद ये कदम उठाया है, जिसका जो मेन कारण है, ये कोविड-19 महामारी के दौरान डब्ल्यूएचओ की जो पॉलिसीज हैं और स्वास्थ्य संप्रभुता पर इनके जो मतभेद थे, इसके कारण ये फैसला किया गया है। अर्जेंटीना से ही यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो पंपास घास के मैदान रिलेट कर सकते हैं, और यहीं से विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भी संबंध है। सवाल नंबर 125वां है, किस शहर में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक आयोजित किया गया? रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे में मार्च के महीने में आयोजित किया गया, 20 से 23 मार्च तक। इसका उद्देश्य है गौ आधारित उद्योग और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। पुणे, यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपकी महाराष्ट्र के पुणे में है। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास रुकावटों के कारण निर्यातकों को राहत देने के लिए एक योजना की शुरुआत करी, जिसका नाम रिलीफ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रिलीफ यानी कि रेसिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये योजना उच्च शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम से जूझ रहे निर्यातकों को विशेष रूप से 3 महीने की अवधि के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू करी है? तो ये कृषि सखी पहल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस पहल का मकसद न केवल महिला किसानों को पहचान दिलाना, बल्कि उन्हें कृषि और फसल बीमा से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज किया गया 2026 का, इसमें आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान को टॉप पर रखा गया है। देखिए, अफ्रीका का जो साहिल क्षेत्र है, ये आतंकवाद का वैश्विक हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां मौतों का एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की, इसमें आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में पाकिस्तान तो टॉप पर है, भारत इसमें 13 प्लेस पर है। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य जो है, ये तमिलनाडु बना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ पर गारमेंट एक्सपोर्ट लगभग $8,000 मिलियन का रहा, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में लगभग 30% अधिक है। पूरे भारत में तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन कपड़ा एक्सपोर्ट में 21.84% है। किस भारतीय अभिनेत्री को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सम्मानित किया गया? ऋतुपूर्ण सेन गुप्ता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सम्मानित की गई है हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर या कमांडर रैंक से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत बने हैं? जावेद अशरफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 मार्च 2026 को राजधानी दिल्ली में यह सम्मान इन्हें मिला है फ्रांस के राजदूत थेरी माथू के द्वारा। अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनकी उपस्थिति में, और ये सम्मान पाने वाले ये 8वें भारतीय हैं। ऑस्कर और बाफ्टा के लिए नॉमिनेटेड किस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भारत में रिलीज होने के लिए अस्वीकारा था? तो ये फिल्म है द वॉइस ऑफ हिंद रिजर्व। इस फिल्म के बारे में यदि बात करें तो 23 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ।
ये 5 वर्ष की बच्ची हिंद रजब की सच्ची कहानी पर आधारित है। जनवरी 2024 में गाजा सिटी से भागते हुए उसकी कार पर हमला हुआ था और 12 दिनों बाद उसकी बॉडी उसके परिवार और 2 वॉलंटियर्स के साथ मिला था। फिल्म में हिंद रजब की असली आवाज का इस्तेमाल किया गया है। ट्यूनीशिया फिल्म निर्माता और ऑस्कर नॉमिनेटेड कौसर बेन हानिया ने इसे डायरेक्ट किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस आधार पर भारत में रिलीज होने से इनकार किया कि इस फिल्म के कारण भारत इजराइल संबंधों पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसने जीता है? विलियम डिलरिम्पल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये एक स्कॉटिश इतिहासकार और लेखक हैं। ये पुरस्कार इनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया है। भारत के चीन में राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? वन लाइनर में याद रखें, विक्रम दोराईस्वामी चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और प्रदीप कुमार रावत को इन्होंने रिप्लेस किया है। नरेंद्र कुमार मोदी ये किसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बने? तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी 22 मार्च को इन्होंने अपनी सेवा अवधि के 8,931 दिन पूरे किए हैं। 2001 में बतौर मुख्यमंत्री गुजरात से इन्होंने नेतृत्व शुरू किया। बतौर प्रधानमंत्री इनका तीसरा कार्यकाल है। आधिकारिक करियर में 900 गोल करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं लियोनल मेसी। पहले पूछा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। लियोनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और इसमें तीसरे स्थान पर है पेले 765 गोल के साथ में। लियोनल मेसी 900 गोल के साथ दूसरे स्थान पर है। 900 गोल तक इसके पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुदर्शन पटनायक को। ओडिया है और ये प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। आगे चलते हैं। भारत के किस शहर में देश का पहला गैस वेंडिंग मशीन यानी एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और यदि ये काम किया तो अन्य हिस्सों में ये लागू किया जाएगा। देखिए मशीन काम कैसे करती है। इस मशीन की जो स्क्रीन होती है इस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है। इस पर जो ओटीपी आएगा इससे आपकी पहचान वेरीफाई हो जाएगी। खाली सिलेंडर पर लगा जो क्यूआर कोड या बार कोड है इसे मशीन के स्कैनर के सामने रखना होगा। तो मशीन ये चेक करेगी कि सिलेंडर लीगल है या नहीं है, वैध है या नहीं है। और वेरिफिकेशन जब सफल हो जाता है तो इसके बाद मशीन को एक विंडो खुलेगा। इसमें आपको खाली सिलेंडर उस स्लॉट में रखना होगा जैसे कि इस इमेज में कहीं पर रखा गया है। ये देखिए खाली सिलेंडर इसमें रखना होगा और ऑटोमेटिकली उसकी शुद्धता और वजन चेक कर मशीन उसे अंदर खींच लेगी। स्क्रीन पर गैस की कीमत का यूपीआई से भुगतान करना होगा और पेमेंट सफल होने के बाद मशीन के दूसरे हिस्से या डिलीवरी विंडो से भरा और सील सिलेंडर जो एकदम पैक्ड है ये बाहर आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का समय लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शनि की कक्षा में 11 नए चंद्रमा की खोज की गई है। तो अब शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर के 285 हो गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बृहस्पति को छोड़ते हुए शनि ये सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बना था वर्ष 2023 में पूरे सोलर प्लैनेट में। अब देखिए किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 101 है, शनि के पास 285 है। ये 2 के पास सबसे अधिक है। यूरेनस 28, नेपच्यून 16, मंगल के पास 2, पृथ्वी के पास 1 है। बिहार दिवस 22 मार्च को जो मनाया गया इसकी थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। 22 से 24 मार्च तक इसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2010 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार की संस्कृति, इतिहास और पहचान को सम्मान देना। वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है फेनी उतागु शिमानंदे, जो कि बिलोंग करती है रवांडा से। मात्र 15 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने घाना के खिलाफ 65 गेंदों में नाबाद यानी कि बिना आउट हुए 111 रन बनाए। तो न सिर्फ डेब्यू पर शतक का रिकॉर्ड बनाया बल्कि T20 इंटरनेशनल महिला में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड युगांडा के प्रोस्कोविया लाका के नाम था। नॉर्थ कोरिया के जो तीसरी बार चीफ बने हैं इनका नाम किम जोंग उन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए भारत से यहाँ पर इलेक्शंस अलग होते हैं। उत्तर कोरिया की संसद में कुल 687 सदस्य चुने गए हैं। चुनाव में मतदाताओं को केवल एक उम्मीदवार का नाम वाला मतपत्र दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार का विरोध करना चाहता है या तो उसे अलग बूथ में जाकर के नाम
काटना पड़ता है। ये प्रक्रिया गुप्त नहीं होती, जैसे भारत में गुप्त होती है, और इसे राजद्रोह जैसे यहाँ पर माना जा सकता है। किस शहर में कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन किया गया? तो राजधानी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका आयोजन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आता है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा किया गया। इसका मुख्य आकर्षण इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल का शुभारंभ था। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, दक्षता और भागीदारी को बढ़ावा देना। हाल ही में अनुतिन चरना विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? एशियाई कंट्री थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। पेतोंगतान शिनावात्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये देश के 32वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किया है, भारत को 13वें स्थान पर रखा गया। लास्ट ईयर भारत इसमें 14 प्लेस पर था। और आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश में पाकिस्तान टॉप पर है। वर्ल्ड टीबी डे यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाया कब जाता है? मार्च महीने की 24 तारीख को। 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी की बैक्टीरिया की खोज की याद ये दिलाता है। टीबी एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दे, इस बार की थीम है, यानी कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। काकाडो नौसैन्य अभ्यास, इसका आयोजन रिसेंटली कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जिसमें कि भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने पार्टिसिपेट किया है। 24 मार्च को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की गई। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश यदि पूछा जाए तो ये पाकिस्तान को बताया है, और भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और कांगो का स्थान है। दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में 10 में से 5 तो भारत के हैं, जिसमें टॉप पर लोनी है उत्तर प्रदेश का। सवाल है 2026 में ईरान के नए सुरक्षा परिषद प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर इसका मोहम्मद बगैर जोलगाद्र हो जाएगा। इन्होंने अली लारिजानी का स्थान लिया है जिनकी हाल ही में हुए संघर्ष में डेथ हो गई थी। जोलगाद्र जो है ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पूर्व कमांडर हैं। भारत में कौन सा राज्य है जो कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो दूसरा राज्य गुजरात है। पूछा जाता पहला, तो पहला उत्तराखंड है। यानी कि आप इस राज्य में किसी भी धर्म या संप्रदाय से हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। ये कानून सभी धर्मों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषय शामिल है। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि मल्टीपल मैरिजेस पर बैन है। एसटी को इसके प्रावधानों से छूट दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। यदि आप विवाह के बिना भी अपने पार्टनर के साथ साथ रह रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ कंपलसरी कर दिया है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? केवी रमना मूर्ति की। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वेंकट रमना जो कि 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी हैं, 3 वर्ष के लिए इनकी अवधि को मान्यता मिली है। हाना मुमताज को हरा करके इंडिया ओपन 2026 का खिताब महिला वर्ग में जीता है अनाहत सिंह ने। हाना मुमताज को हराया है और इनका लगातार दूसरा इंडिया ओपन खिताब है। पुरुष वर्ग में ये खिताब जीता है अभय सिंह ने। दिल्ली का ग्रीन बजट 2026 मुख्य रूप से किस प्रमुख समस्या पर आधारित रहा था? तो देखिए, बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इसके समाधान के लिए ग्रीन बजट 2026 पेश किया गया था। इसमें वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें ई व्हीकल और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार की योजना बनाई गई है। कोयला भंडार के मामले में पूरी दुनिया भर में भारत 5वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। ये भंडार भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को लगभग 60 से 70 वर्षों तक पूरा कर सकता है। और तापीय ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से भारत में बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान 74% है। विश्व स्तर पर भारत जो है कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ध्यान रहे कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है जो दुनिया के कुल भंडार का 22 से 24% है। इसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिर भारत है। कौन सी टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कितने में खरीदी गई है? ये लगभग 16,700 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और बैकस्टोन के कंसोर्टियम ने इसे खरीदा है। 2008 में जब शुरुआती इसकी वैल्यू थी तो इससे अब ये 16 गुना अधिक है। स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट का
मतलब भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में चुनी गई हैं, तो ये सिक्किम से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में मतलब 2026 में ये जो इवेंट रहेगा, इसमें भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। निम्नलिखित में से किसे हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? तो राम कुमार मुखोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। पश्चिमी एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना, ये फिलीपींस बन गया है। मतलब कि फिलीपींस का ये कहना है कि इसके पास अब केवल 1.5 महीने का 45 दिनों का स्टॉक बचने के कारण, मतलब ये फ्यूल स्टॉक आप कह सकते हैं, क्योंकि अपनी 98% तेल जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। ईंधन आपूर्ति बाधित होने के कारण इसने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का पहला एडिशन शुरू हो चुका है 25 मार्च को। कहां पर? छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। मूल रूप से ये रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में खेला जाएगा। शुभंकर इसका मोर वीर है। मोर यानी कि मेरा, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में मोर मतलब मेरा होता है। वीर यानी कि ये साहस और वीरता का प्रतीक है। और देखिए ये जो स्पोर्ट टूर्नामेंट है 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा, तो 3 अप्रैल को इसके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, तो नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पाने वाले जो पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हरीश राणा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला केस चर्चे में भी था, ध्यान से पढ़िएगा। अभी हरीश राणा का 24 मार्च 2026 को एम्स दिल्ली में निधन हो गया। इनका जो मामला है भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, विशेष रूप से जीवन के अंतिम चरण की देखभाल और इच्छा मृत्यु कानून के संबंध में। 31 साल में इनकी डेथ हुई। 2013 से कोमा जैसी स्थिति में थे। पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ये 4th फ्लोर की बालकनी से गिरे थे। सिर में गंभीर चोट आई थी, तब से ये कोमा में थे। लगभग 10 साल से अधिक का समय ये बिस्तर पर ही पड़े हुए थे और कृत्रिम पोषण और रुक रुक कर मिलने वाली ऑक्सीजन के सहारे ही जी रहे थे। मतलब कि मौत से बदतर जीवन चल रहा था। परिवार ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई। 3 साल से अधिक ये केस चला, जिसके बाद इनके पक्ष में मतलब कि शांति मिली, इनकी आत्मा को शांति मिल गई। ये तड़प रहे थे, इनसे मुक्ति मिली, तो भारत इस कानून को मंजूरी रिसेंटली दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। इसका उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा करना। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है। भारतीय सेना युद्धपोतों से ऊर्जा जहाजों को स्कॉट कर रही है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और 2025 में भी अवार्ड चांगी एयरपोर्ट ने जीता था। लगातार 2 बार ये हो गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना को मंजूरी मिली है? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के तट पर इसका उद्घाटन किया गया विनय कुमार सक्सेना, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं, इनके द्वारा। इसका पर्पस है सिंधु नदी के किनारे बंजर भूमि का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना करना, लद्दाख में ग्रीन कवर को बढ़ावा देना और अगले 2 वर्षों में हरित ऊर्जा को 1% से बढ़ा करके 5% करना। लिपु लेक दर्रा पूछा जा रहा है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अभी क्यों चर्चे में आया? जहां से 7 साल बाद चाइना के साथ सीमा व्यापार करने के लिए फिर से फैसला हुआ है। लिपु लेक दर्रा पिथौरागढ़ जिले में है। इसके माध्यम से भारत और चाइना के बीच सीमा पार व्यापार जून से फिर से शुरू हो रहा है। ये कदम 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए 7 साल के प्रतिबंध को समाप्त करेगा। सवाल 165 है, कौन सा देश है जो ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये स्लोवेनिया बना है। अब ईंधन की राशनिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लिमिटेड मात्रा में, यानी कि एक सीमा निर्धारित की जाएगी कि इतनी ही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि निजी व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल के लिए 50 लीटर प्रतिदिन तय किया गया है। व्यवसाय या किसानों के लिए 200 लीटर तक खरीदने की व्यवस्था इसमें की गई है। निम्नलिखित में से किस विश्व कप विजेता खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये रिंकू सिंह राइट आंसर हो जाएगा। 2025 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना? तो ये लोनी है। लोनी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, चर्चे में रहा आकाशा 300 3D प्रिंटर किस संगठन ने विकसित किया है?
स्पेस टाइम 4D के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये डुअल एस्ट्रोजन तकनीक को सपोर्ट करता है। 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर ये प्रिंट कर सकता है। बाद में हालांकि और भी बढ़ाया जा सकता है। ये हल्के उच्च शक्ति वाले रॉकेट और उपग्रह घटकों का निर्माण कर सकता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2026 की रिलीज की गई है, दुनिया के शीर्ष संस्थानों में यानी कि भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में या विश्वविद्यालय में ये चुना गया है आईआईटी दिल्ली को। ओवरऑल इसकी रैंकिंग रही है 123। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का स्थान है 129 और 180। बीबीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मैट ब्रिटिन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने टिम डेवी को रिप्लेस किया है, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें, नेपाल के 47वें नंबर के प्रधानमंत्री बालेन शाह बने, जो कि पेशे से एक रैपर रहे हैं। रामचंद्र पौडेल जो कि यहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने ये शपथ दिलाई है। अब तक देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, 35 वर्ष इनकी उम्र है। नेक्स्ट है ब्रिक्स CCIV एनुअल वुमेन समिट 2026 में वुमेन एम्पावरमेंट टेल ब्रेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। ये है कौन? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है ना, हेमंत सोरेन, इन्हीं की ये वाइफ है। ये पुरस्कार इन्हें महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमियों के रूप में प्रोत्साहित करने में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। यूके में भारत के जो उच्चायुक्त बने हैं पेरियासामी कुमारन। चाइना में भारत के राजदूत जो बने हैं विक्रम दोराईसामी, अभी की क्लास में हमने देखा है। हाल ही में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? नंदामुरी बालकृष्ण को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में ये सम्मानित किए गए भारतीय सिनेमा में 50 साल से अधिक या शानदार दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। शर्मिला टैगोर और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है इसी समारोह में, याद रखें। ओलंपिक 2028 खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नताएं वाले खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने पर बैन लगाया गया है। केवल जैविक रूप से महिला यानी कि बायोलॉजिकल फीमेल्स इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सवाल है, भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो वायु बाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने या इंडियन एयरफोर्स द्वारा विकसित भारत का जो पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है, इसका नाम वायु बाण है। ये एक स्वदेशी एयर लॉन्च्ड इफेक्ट प्रोग्राम है, जिसे मुख्य रूप से हेलीकॉप्टरों से दुश्मनों के ठिकानों पर निगरानी और सटीक आत्मघाती हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑटोनोमस तकनीक से काम करता है और रियल टाइम वीडियो भेज सकता है। इसकी रेंज की यदि बात की जाए तो ये 50 किलोमीटर से अधिक उड़ान, और समय की यदि बात की जाए तो 30 मिनट तक ये समय ले सकता है। जीपीएस जैमिंग के दौरान भी ये काम कर सकता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस की फुल फॉर्म हुई। कौन सा राज्य वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब ये जो प्रमाण सर्टिफिकेट है भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाण योजना के तहत दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लकड़ी और जो भी वनों का उत्पाद है, जैसे कि यहाँ पर यूकेलिप्टस है, तो इसका उत्पादन जो है ये सस्टेबल यानी कि टिकाऊ और कानूनी लीगल तरीके से किया गया है, ना कि वनों को नुकसान पहुंचा करके। तो इसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। केंद्र सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप इसे कह सकते हैं, एवं चयनित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल की बिक्री की 100 नहीं माफ कीजिएगा 60 दिनों की यानी कि 2 महीने की अनुमति दी है। और ये इमरजेंसी निर्णय किस कानून के तहत लिया गया है? पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 के तहत। अभी फ्यूल की जो शॉर्टेज चल रही है अपने देश में, इसके कारण सरकार ने ये फैसला किया है ताकि एलपीजी की किल्लत के बीच घरेलू उपयोग जैसे कि घर में खाना पकाना, रोशनी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंप में भी केरोसिन रख सकेंगी और बांट सकेंगी। और इन पेट्रोल पंप में मैक्सिमम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च को कर दिया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये गौतम बुद्ध नगर जेवर में स्थित है, जो कि एनसीआर में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद दूसरा प्रमुख एयरपोर्ट है। पहले चरण में इसकी कैपेसिटी 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की है, बाद में बढ़ा करके 22.5 करोड़ किया जाएगा। अगला सवाल है,
भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, जिसके पास कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 5 है। अब ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कौन? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका लखनऊ में है। मैं सिर्फ शहर का नाम लिख देती हूँ, लखनऊ में है। दूसरा एयरपोर्ट है वाराणसी में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कुशीनगर में ही है। फिर अयोध्या में है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर एक जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद केरला और तमिलनाडु में 4-4 हैं। केरला में है तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर। तमिलनाडु में है चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, जहां 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर किया है? आंद्रे रसल के सम्मान में। 2014 से 24 तक ये टीम का पार्ट थे। 2012-13 में हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ इन्होंने आईपीएल करियर की शुरुआत करी। मतलब कि इनके नाम की ये जो जर्सी नंबर 12 है अब और किसी को नहीं दी जाएगी, इनके सम्मान में रिटायर कर दी गई है। 2024 में केकेआर टीम की जो चैंपियन टीम थी इसका भी हिस्सा थे। किस देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो ये आइसलैंड हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आइसलैंड जो है 10 में से 9.26 के स्कोर के साथ टॉप पर है। ये सूचकांक जलवायु परिवर्तन के बीच भोजन की उपलब्धता, इसकी पहुंच, उपयोग और स्थिरता के आधार पर दिया जाता है। सोमालिया सबसे नीचे है। संवेदनशील देशों में भारत की स्थिति बताई गई है, यानी कि भारत को खाद्य सुरक्षा के प्रति सबसे संवेदनशील बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। किस देश में दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन शुरू की गई? तो माल ढोने के लिए बुलेट ट्रेन पहली बार शुरू की गई है जापान में। जापान में ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा ये संचालित हुआ है। 275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से माल पहुंचा सकती है और ईस्ट जापान रेलवे कंपनी इसकी ऑपरेटर है। 275 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश जर्मनी। एशिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चलाई थी चाइना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर शुरू किया गया। एबल प्राइज जो 2026 का मिला है ग्रेड क्वाल्टिंग्स को मिला है और यही अवार्ड 2025 का मिला था जापान के मसाकी काशिवारा को। इसे मैथ्स का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स से ये बिलोंग करते हैं, जिन्हें ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। देखिए काव्य हमदानी ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीते हैं 2026 का। आर वेरामथु कौन है? ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के विजेता। अगला क्वेश्चन है आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के पास पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनने जा रही हैं? तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टलिना कोच है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसी का ये आर्टेमिस 2 मिशन है। इस मिशन के तहत क्रिस्टलिना कोच अंतरिक्ष पर चंद्रमा के पास पहुंचने जा रही हैं और 50 वर्षों के बाद ये नासा का मून मिशन है। साथ ही वे उन चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो 1972 के बाद चंद्रमा के समीप पहुंचेंगे। अपोलो मिशन था ना नासा का, इसके बाद ये अब 50 साल के बाद इसका आर्टेमिस 2 मिशन है। नासा फॉर्मेशन ईयर 1958 वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। नए एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन बने हैं। अंतरिक्ष में क्लाउडिया 9 नामक भूतिया आकाश गंगा इसी ने खोजा था। मावेन ये नासा ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल और उसके सौर हवाओं के साथ होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करता है। नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर के सूर्य एआई मॉडल लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए इसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया था। पंच मिशन ये सोलर विंड के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। पानी का पता लगाने के लिए लूनर टेलब्रेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। प्रिफायर ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसने लॉन्च किया। इसरो के साथ प्रोजेक्ट निसार इसने लॉन्च किया और यूरेनस का 29वां उपग्रह S2025U1 ये भी नासा ने खोजा। बुच विल्मोर, क्रिस्टलिना कोच दोनों अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। क्रू 9 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में वापस लाए गए। जानवी डांगेती है तो भारत की नेक्स्ट नासा के मिशन पर जल्द ही हमें दिखाई देंगी 2028-29 तक। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। अब आपको क्या करना है, वैसे तो हम केवल 185 क्वेश्चन देख रहे हैं, लगभग 200 थे। इसमें इंपॉर्टेंट डेज कुछ मैंने हटाए हैं क्योंकि वो मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पढ़ा दूंगी। फीडबैक आपको ये देना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास में आप नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहते हैं ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।